नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। आज इस प्रोग्राम में बात ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध की करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध दिन पर दिन भीषण होता जा रहा है। युद्ध की अगर बात की जाए तो यह अब 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है, यानी आज 12वां दिन है जहां अमेरिका इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर प्रचंड प्रहार किए, तो ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईरान ने इजराइल के हाइफा में तेल और गैस रिफाइनरी पर कई ड्रोनों से हमला किया है। हालांकि कई ड्रोन को इंटरसेप्ट भी कर लिया गया और इन सब के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी थी। आपको याद हो कि हेग्सेथ साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला जो है वो किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस दिन सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान, बम वर्षक और सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर हमले जो हैं वो किए जाएंगे। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जो रक्षा मंत्री ने कहा उस पर मुहर लगा दी है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन बिछाने वाली ईरान की 16 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे हमले किए जाएंगे कि 16 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नष्ट जो किया गया है, इसी तरह की तस्वीर आगे भी देखने को मिलेगी। अमेरिका लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लगातार बड़े बयान दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया तो ये जो हमले हो रहे हैं ना, ये हमले 20% ज्यादा होंगे और तेज होंगे और सटीक होंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री की बात की जाए, वो भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं भाई साहब, आप आइए, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास 10 साल का जखीरा है। और इसी वजह से इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। साथ ही कहा कि इजराइल का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह तोड़ना है। उन्होंने कहा कि इजराइल का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमता को तोड़ देना है, नेस्तनाबूद कर देना है। हालांकि ईरान भी झुकने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ से तो वार किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है। चाहे वो मिसाइलों से अटैक हो, चाहे वो ड्रोन से अटैक हो, या फिर बयान देकर वो तेवर ईरान की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि इन धमकियों के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है। ट्रंप साहब, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि ईरानी लोग अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते। लारिजानी साहब ने कहा कि पहले भी कई ताकतवर लोग ईरान को खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। और ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने ट्रंप साहब देख रहे हैं, वो देखते रहे। और इसी की वजह से आप समझिए कि एक तरफ अमेरिका जो है वो क्या चाह रहा है, अब वो युद्ध में फंस तो गया है, लेकिन उसे बाहर निकलने की हड़बड़ी है। क्योंकि इधर ईरान तो छोटे छोटे ड्रोनों से हमला कर रहा है, जिसकी लागत भी कम है, और उन छोटे लागत वाले ड्रोनों को गिराने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, जो महंगे मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, उनका उपयोग कर रहा है, और उसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही ट्रंप साहब जो पहले कहते थे कि भाई बातचीत का दौर खत्म हो गया है, अब ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, उन्हीं ट्रंप साहब को करारा जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि आप बातचीत की बात करिए ही मत, हम तो तैयार हैं, आप आइए तो सही। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आशीष सर आपका भी। साथ ही साथ कर्नल संजीत सिरोही साहब,
रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले शुरुआत इस चर्चा की करेंगे आशीष सर आपके पास आके, क्योंकि जो सटीक आंकड़ों की जानकारी आप पहले भी दे रहे थे इस वॉर से पहले की अगर बात की जाए, वो कहीं ना कहीं अब एक के बाद एक बिल्कुल फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अब आप इस पूरे जंग को जरा देखिए और समझने की जरूरत यहां पर यह हो जाती है कि खोने के लिए ईरान के पास कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं खुद कह रहा हूं अपने आकलन के हिसाब से कि अमेरिका इस वक्त तिलमिलाया हुआ है और वो चाह रहा है कि किसी तरह अब पाला छूटे। आपकी क्या राय है? आशीष, मेरी थैंक्स फॉर द एनालिसिस। थोड़ी डिफरेंट राय है। अमेरिका एग्जैक्टली एज प्लान्ड जा रहा है, एक्सेप्ट टू एस्पेक्ट्स। दो जगहों पे उनको थोड़ा सरप्राइज है। एक तो अपराइजिंग नहीं हुई तेहरान में, उसका कारण यह है कि आईआरजीसी और उनके साथ मिलके वहां की लोकल पुलिस ने स्टर्न वार्निंग्स इशू की हैं। और अब ऐसा भी प्रतीत होता है कि हमारी जो यूएस की जो एनालिसिस थी कि काफी लोग बदलाव चाहते हैं ईरान में, शायद ऐसा नहीं है। उन लोगों को अमेरिका और इजराइल से ज्यादा नाराजगी है, ना कि खमैनी और उनकी रजीम से। इसीलिए 15-20% लोग कभी सड़कों पे आके कुछ अपराइजिंग करे सर थे। आप और ये इस वजह से तो नहीं कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं मुस्तफा के बाद, जब उनके नए सुप्रीम लीडर को लेकर ऐलान किया गया और चीयर करते हुए लोग रात के 3 बजे और सुबह 6 बजे नजर आए? आशीष, मेरे से ज्यादा आप समझते हैं कि वो जो लोग कवर करते हैं इस तरह के इवेंट्स को, उनके पीछे भी कुछ ब्रीफिंग्स होती हैं। उनको भी कुछ टीआरपीज, कौन उनके चैनल्स को देखेगा, क्या दिखाना है, इसमें काफी कुछ रॉ नहीं होता है, काफी कुछ मैनेज्ड होता है। और खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा मैनेज्ड होता है। मैं ओवरऑल ओपन सोर्स के जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एनालिसिस बता रहा हूँ। और जो हमने देखा है, जो आईडीएफ ने, सेनकॉन ने जो वीडियोस रिलीज करी हैं, जो ईरान में कभी बात करने की कोशिश की, हालांकि वो लोग बहुत ज्यादा आजकल पिछले 2-3 दिनों से कुछ भी बात नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में। शायद कोई डर होगा कि मॉनिटरिंग हो रही है, जो भी है। लेकिन अमेरिका का एपिक फ्यूरी एज प्लान चल रहा है। और अब वो जब लोकल पुलिस स्टेशंस को, उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके शस्त्रागारों को भी उड़ा रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ फुट ऑन ग्राउंड, चाहे यूएस का हो या किसी का भी हो, फॉर अ स्लाइट मोर मॉडरेशन टू द रेजीम। मुस्तफा के साथ वो क्या करेंगे, नो वन नोज। लेकिन हमास और मुसाद और सीआईए उस पर काफी इंटेंस काम कर रहे हैं। आप देखें, उन्होंने जो पहली अपनी स्पीच दी थी वो भी टेलीप्रॉम्प्टर पे दी थी। तो अभी वो 1-2 दिन और टाइम लगाएंगे टू असेस द सिचुएशन, टू रीग्रुप आईआरजीसी, टू रीग्रुप हिज ओन लीडरशिप। जो कम्युनिकेशन फेलियर या कम्युनिकेशन कोलैप्स की वजह से नहीं हो पा रहा था आशीष। याद रखें, इस तरह के वॉर में कम्युनिकेशन बहुत की है। सारे टैक्टिकल एक्शंस कम्युनिकेट किए जाते हैं या आपस में कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। और मोसाद ने, सीआईए ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के तहत ऐसा एक वहां पे जाल बिछा रखा है कि अगर वो आपस में बातें करेंगे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन रिवील होगी और उनको मार दिया जाएगा। तो ये इस इनकम्युनिकेबल तरीके से लड़ाई ईरान की तरफ से लड़ रही है। कमिंग बैक टू यूएस, उनको अपने सोल्जर्स को खोने का डर है, इसलिए वो फुट ऑन ग्राउंड डिले कर रहे हैं। लेकिन एरियल रूप से उन्होंने एब्सोल्यूट डोमिनेंस ऑफ ईरानियन एयर स्पेस कर रखा है। जैसा कि हेग्जित ने कल फिर से बोला, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे लाइव, तो उन्होंने बोला कि 90%। सॉरी, हाँ आशीष कुछ कह रहे थे आप। हाँ, मेरा सवाल झा सर से था, जो आपने कम्युनिकेशन का आपने जिक्र किया, वो जो आपने हेग्जित साहब का भी जिक्र किया। झा सर, ये बात तो सही है कि अमेरिका जो कह रहा है वो लेट ही सही लेकिन करता हुआ नजर आ रहा है। और कहा गया था कि जो रात है वो बेहद काली होगी, मतलब बहुत ज्यादा हमले होंगे। फिर हमने एक तस्वीर देखी जहां तेल डिपोज को निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद से पूरे आसमान में क्या तस्वीर थी और फिर किस तरह की काली बारिश हुई वो देखने को मिला। फिर एक बयान दिया जाता है कि भाई फिर से हमला जो किया जाएगा वो भूलेंगे नहीं, और फिर ये खबर सामने आती है कि 16 बोटों को निशाना बनाया गया है। अब इसके रणनीतिक मायने किस तरह से देखे जाए, कितना महत्व? आशीष जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं कैप्टन नहीं हूं, मैं भी ग्रुप कैप्टन ही हूं, और यही हम लोग का एयरफोर्स में रैंक है। सॉरी सर, वो टाइपिंग मिस्टेक हमारी साइड से हो गया। मैं पीसीआर इसको सही कर लीजिएगा प्लीज। कोई बात नहीं। दूसरी चीज मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मैं या मोस्ट ऑफ अस, हम लोग आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं, वो ये कि इंफॉर्मेशन जो है ऑन द ग्राउंड वो तो आपका है, आपके जर्नलिस्ट आपको इंफॉर्मेशन वहां से भेजते हैं, और हम अपने अनुभव से जो जो इस 38 साल का हमारा अनुभव है फौज में,
कि उसका क्या इम्पैक्ट है, इसके क्या रिpercussions हैं, इसके क्या मायने हैं, यही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जी। और जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो आपका है। हम सिर्फ अपनी एक जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर साझा कर रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी या मेरी रियल टाइम इंटेलिजेंस वॉर फ्रंट से कुछ भी नहीं है। हाँ, अलग अलग चैनल से अलग अलग इनपुट्स आती हैं, तो इसका विश्लेषण क्या होता है यही हम आपको बता सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी कहीं वार होती है, उस वॉर फ्रंट से जो आपको नैरेटिव मिलती है वो हमेशा इनवेरिएबली बायस्ड होती ही होती है। खास करके आप वेस्टर्न मीडिया ले लीजिए, वो चाहे वो यूक्रेन का वॉर था, चाहे वो गाजा का वॉर था, चाहे यहाँ पे वॉर हो रहा है, ये होता है, इसमें चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको थोड़ा सा वो यू हैव टू टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये सब चीजें सही हैं। अब हेक्सेथ ने अपने चेयरमैनशिप की जो मीटिंग था उसमें क्या कहा था, वो एक मायने रखता है। अमेरिका के पास में पावर बहुत है, उसने पावर की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी काफी कर रखी है, जबकि वहां पे पहले से ही उसकी जो स्ट्रेंथ थी वहां पे थी। सारे जो नेबरिंग कंट्री हैं ईरान के, वहां पे उसकी पावर थी। और सबसे बड़ी चीज है कि इसराइल वहां पे अपनी जो 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 एग्जिस्टेंशियल वॉर है वो वहां पे लड़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए, चाहे वो डे बिफोर यस्टरडे हो या उसके पहले वाले दिन हो या कल हो, जब अमेरिका ये कहता है कि दिस विल बी द ब्लैक डार्केस्ट नाइट, ये सब कहने वाली चीजें होती हैं। देखिए, ये सच है कि अमेरिका ने और इसराइल ने दोनों ने मिलके इतनी बॉम्बिंग की है ईरान के ग्राउंड पे कि ज्यादातर जो इसके कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट्स हैं या टारगेट्स हैं वो या तो ध्वस्त हो गए हैं, और वो ध्वस्त होते टारगेट के बीच में ईरान ने क्या किया है, अपने सारे एसेट्स को उसने डिस्पर्स कर दिया है, अलग अलग जगहों में डाल दिया हुआ है। तो अब अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है अपने बमबारी में जो कि ड्रामेटिक हो। दूसरा चीज, अब ईरान जब इतनी मार खा चुका है तो ईरान अब जो एक वक्तव्य दिया था कि अब हमें अब वो मिसाइल हमने दागेंगे जो कि हमारा आज का है, और इसका एक मतलब होता है। देखिए, अमेरिका के पास में बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो हमने बहुत कम देखे हैं। उसमें से जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसमें एक तो है हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरा है हेवियर मिसाइल्स, तीसरा है जो MIRV हम लोग बोलते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिलीज व्हीकल। वो इसमें एक मिसाइल जाती है, उसमें से फिर अलग अलग मिसाइल जो हैं अलग अलग टारगेट्स पे जाते हैं। तो MIRV वाली चीजें अलग हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स वो अलग चीज हैं। उसका एक का आपने नाम सुना होगा, जो जो रशियन डिजाइन उन्होंने कॉपी की है KS-55 से। वो जमीन के ऊपर 100 मीटर के ऊपर वो फ्लाइंग करती है, और उसका उसका जो रेंज है ठीक है सर, लगभग ये 2000 सब किलोमीटर। ताकतें हैं, मैं मानता हूं, लेकिन संजीत सर, ये भी तो फैक्ट है ना कि आप प्रेसिडेंट अमेरिका के, आप कहते हैं कि बातचीत नहीं होगी, फिर कहते हैं कि बातचीत होगी। ये कैसे इसको देखें? अगर आप ताकतवर हैं तो फिर बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं? लड़िए और लड़के जीतिए। और अगर आपको लड़ाई नहीं करनी थी तो आप पहले ही बातचीत कर लेते। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। अभी जो ग्रुप कैप्टन आशीष साहब बोल रहे थे कि वो एज पर प्लान चल रहे, मेरा आकलन ये है कि अमेरिका का जो प्लान था वो जो है उसके जो वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वैसा हुआ होता तो ये रोज का जो रेटोरिक, जो स्टेटमेंट आ रही है, कभी पीट हेक्सेथ बोल रहे हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं, कभी मार्को रूबियो बोल रहे हैं कि और ज्यादा हमला होगा, और ज्यादा हमला होगा, और ये तो हम पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं। और ज्यादा हमला होते होते वो स्टेज कब आएगी कि जब ये लगेगा कि हाँ जी ये डिक्लेयर कर दे कि हाँ जी हम जीत गए। वो उस हालत में अमेरिका नहीं है कि वो डिक्लेयर कर दे कि हम जीत गए हैं। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि हम काफी चीजों में जीत गए लेकिन अभी जीत पूरी नहीं हुई। तो ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि अमेरिका का जो प्लान था, जिस हिसाब से वो सोच रहे थे कि लड़ाई चलेगी, उस हिसाब से लड़ाई बिल्कुल नहीं चली। क्योंकि अमेरिका को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि 12 दिन तक, 12वें दिन भी हम ईरान की जो ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, अमेरिका की चल रही है, वो हम 12 दिन तक डिस्कस करें। दे हैड नेवर प्लान्ड इट, और ना इस चीज की उनको उम्मीद थी। जैसे ग्रुप कैप्टन आशीष ने कहा था कि उनको ये लगता था कि हम अटैक करेंगे, खमैनी को मार देंगे, प्रोटेस्टर सड़क पे उतर आएंगे और ये रजीम चेंज हो जाएगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, और नई रजीम के साथ
हम नया रजीम का जो भी लीडर होगा उसको हम चुनेंगे और वो हमारी शर्तों को मान जाएगा। उनमें से कोई चीज नहीं हुई है। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब उस चंगुल में फंस चुके हैं जहां से जो है निकलना मुश्किल है, क्योंकि इसलिए वो बार बार अब भी थ्रेट करे जा रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम ये कर देंगे, अगर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी तो हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लेंगे। अरे कब कब्जा करोगे? जब दुनिया में जो तेल की महंगाई इतनी बढ़ जाएगी उस समय कब्जा करोगे तो क्या फायदा है? सर, टोटली एग्री विद यू। इसीलिए मैंने इस जब डिबेट की शुरुआत की थी और मैंने कहा भी कि अमेरिका के लिए ये परेशानी का सबब बन गया। आता हूं आपके पास सर, आप अपनी बात कंप्लीट करेगा। मजबूरी आप समझ सकते हैं। बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, मुझे अपने दर्शकों को बतानी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया गया है। अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी का ताजा हमला जो है इस वक्त देखने को मिला है। आईआरजीसी ने कई भारी मिसाइलें दागी हैं, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ आईडीएफ, दूसरी तरफ आईआरजीसी, दोनों ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान की अगर बात की जाए तो वहां पर आईडीएफ का ऑपरेशन देखने को मिला है जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया गया है, जबकि अमेरिकी ठिकानों पर लगातार आईआरजीसी का हमला है देखने को मिला है। आईआरजीसी के ताजा हमला जो इस वक्त सामने आया जिसमें कई भारी मिसाइलें दागी गई हैं। आशीष सर, आपके पास आऊंगा। इस पूरे मसले को मैं कंक्लूड करूं, इसमें अब आप देखिए जो प्रॉक्सीज थे उन पर भी लगातार हमला किया जा रहा है। और जो बात संजीत सर भी कह रहे थे कि भाई अगर आपको जो करना आप करिए ना, इतना माहौल बनाने की जरूरत क्या है? आशीष, जॉइंट अटैक था लेकिन दो अलग अलग नाम दिए गए, एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन। अब समझ में आ रहा है कि शायद उन्होंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि एज द वॉर विल प्रोग्रेस कुछ इनके आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंटली अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी एपिक फ्यूरी इज स्टिल फोकसिंग ऑन ईरान, मेनली ऑन तेहरान, लेकिन रोरिंग लायन पिछले 2 दिन से आशीष लेबनान पे फोकस कर रहा है। वो चाहते हैं कि इसी लगे इन द कंटिन्यूटी वो हिजबुल्लाह को एक ऐसा डैमेज कर जाए कि उनको भी संभलने में, वापस रीग्रुप होने में, वापस अपनी पावर स्टैब्लिश करने में कुछ वक्त लगे। तो पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत हैवी बम्बार्डमेंट बेरूत और उसके नीचे के इलाके सदर्न साइड में हुई है। एज वी आर टॉकिंग 1 घंटे पहले मेरे ख्याल सेंट्रल बेरूत में एक मेजर अटैक किया है आईडीएफ ने, जिस बिल्डिंग में उनको ये शक था, हालांकि ये सिविलियंस के बीच की बिल्डिंग है जिसमें कुछ आतंकवादी के टॉप लीडरशिप मतलब वहां पर बैठ के कुछ मीटिंग कर रहे थे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने फिर से एक वार्निंग दी है फॉर फोर्स्ड इवैक्यूएशन फ्रॉम सम एरियाज ऑफ लेबनान, जहां पे वो आज शाम तक मेजर अटैक कर सकता है आईडीएफ। क्योंकि हिजबुल्लाह अब मान नहीं रहा है, छोटे मोटे अटैक्स अभी भी कर रहा है और सिविलियन एरिया से ही कर रहा है। तो आईडीएफ इज रिलेंटलेसली पाउंडिंग देम ऑल अराउंड बेरूत एंड लेबनान। अभी कल उन्होंने थोड़ी सी गाजा में भी बम्बार्डमेंट फिर से करी है और वापस अपनी फोर्सेस को ऑन ग्राउंड भेजा है। कमिंग बैक टू ट्रंप का प्राइमरी फोकस मिनिमाइज लॉसेस और मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक नेशनल मैसेज भेजना कि हमने अमेरिकन को सेव किया, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सेव किया, लेकिन ईरान में सत्ता पलट नहीं कर पाए। इस वजह से वो अभी भी वहां काबिज हैं। मोस्तफा को उन्होंने अभी भी टारगेट पे रखा हुआ है। आई एम वेरी श्योर कि मोसाद और सीआईए का मिशन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑन द टेबल उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पैनलिस्ट ऑन द शो, वो एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग बाय व्हाट सेक्रेटरी ऑफ वॉर इज सेइंग। एक्चुअली उन्होंने जिस तरह की बम्बार्डमेंट करी है, इनकी मिसाइल प्रोग्राम्स बहुत पीछे चली गई हैं, इनके यूएवी लॉन्चिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है और इनरिच्ड यूरेनियम जिसकी चारों तरफ आप गूगल पे सर्च करके लोग बता रहे हैं कि 400-500 किलोमीटर ऑफ केजीज ऑफ जो इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको वहां किधर मूव करें, क्या उसको टर्की भेज दिया जाए, रशिया भेज दिया जाए, इससे उनको अभी फिर से ईरान से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो अभी बॉम्ब ग्रेड तो है नहीं, इसलिए वो इमीडिएट कोई कंसर्न नहीं है। टॉप लीडरशिप को ये मार चुके हैं, आईआरजीसी को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। 1-2 दिनों में 3 दिनों में ये फर्दर नॉर्थ ऑफ तेहरान अटैक करेंगे क्योंकि वहां कुछ मिसाइल सिटीज अभी अंडरग्राउंड बची हुई हैं। वहां तक इनके B-52 बॉम्बर्स नहीं गए। B-2, B-1 और B-52 सब तेहरान एंड साउथ ऑफ तेहरान टुवर्ड्स इनके जो मिड गल्फ की कंट्रीज हैं वहां पे बम्बार्डमेंट करी है। तो ये जो बार बार कह रहे हैं फेज 2 में हम जाएंगे, ज्यादा डिवास्टेट करेंगे,
जो ग्रुप कैप्टन झा भी कह रहे थे, वो दैट विल बी नॉर्थ ऑफ तेहरान, जहां पे अभी इन्होंने मेजर बम्बार्डमेंट अंडरग्राउंड, वो काफी पठारी और पर्वतीय इलाका है, वहां करना इनका बाकी है बिफोर दे एक्चुअली स्टार्ट विड्रॉइंग। और इसके पहले उन्होंने कल रात को एक एडवाइजरी इशू की है टू रिमूव ऑल दी नॉन एसेंशियल स्टाफ अवे फ्रॉम दी काउंसुलेट्स। जो इनके वेस्ट एशिया में काउंसुलेट्स और एम्बेसीज हैं, वहां के नॉन एसेंशियल स्टाफ को कल इन्होंने एक स्पेशल आदेश जारी किया कि क्रिटिकल स्टाफ को छोड़ के बाकी लोग वहां से हट जाएं, क्योंकि जब ये तेहरान के नॉर्थ में मेजर बम्बार्डमेंट करेंगे तो पॉसिबल है कि वो वहां पे रखे हुए कुछ बड़े मिसाइल्स को अपने गल्फ कंट्रीज के यूएस बेसिस पे हिट करें। ठीक है सर। झा सर, तेल को लेकर ये पूरा, अब देखिए पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है और सारी लड़ाई उस पर आकर फोकस हो गई है, और इसी वजह से जो माइंस की बात हो रही थी, और ये भी क्या फैक्ट है कि क्या अब जो माइंस बिछा लेते हैं वो एक बड़ी टेंशन होती है अमेरिका के लिए, इसलिए उसने ये शिप्स को टारगेट किया, जो 16 शिप्स की बात हो रही है। सॉरी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, मैं कुछ नहीं समझ पाया। सर मेरा सवाल सीधा यही है कि जो शिप्स को टारगेट किया गया, क्या ये वाकई डर था अमेरिका के लिए कि वो माइंस बिछाने वाले जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, इस वजह से उन्होंने कहा कि उससे पहले ये काम हो और उसको उड़ा दिया जाए? आता हूं आशीष सर आपके पास, जवाब लेता हूं झा सर से। सॉरी, अगर आपका सवाल है शायद तो फिर आवाज काफी डिस्टॉर्टेड है मेरे। कोई बात नहीं सर, मैं आता हूं वापस आपके पास। आशीष सर कंप्लीट करिएगा। ये जो सवाल है बहुत रेलिवेंट है आशीष, इस पे लोग फोकस नहीं कर रहे थे। ये अमेरिका इज प्रिपेयरिंग टू कैप्चर और टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो नेवल शिप्स को और डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये मेथोडिकल तरीके से, प्लान तरीके से, एज पर द प्लान, ये इनकी नेवी को न्यूट्रलाइज करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां नेवी ज्यादा डैमेज कर सकती थी, वेसल्स को पाउंड कर सकती थी, वहां पे माइनिंग कर सकती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिजाइन का हिस्सा के तहत उसको मारा है। और परसों रात को फ्रेंच प्रीमियर ने भी बोला था कि हॉर्मुज को चोक करना इज नॉट एक्सेप्टेबल। एनर्जी क्राइसिस हो रही है यूरोप में, 30% तक एनर्जी का, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। खुली गुंडागर्दी हो गई ना फिर तो संजीत सर, ये पूरी खुली गुंडागर्दी नहीं होगी क्या, जो आप कह भी रहे थे? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि जी, जो अगर ये इतने दिन से चल रहा है, दुनिया में गैस की प्रॉब्लम है, जो उसमें जो है पेट्रोल की प्रॉब्लम, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, तो एनर्जी क्राइसिस अब ये जो है 12वें दिन या 11वें दिन को ये दिमाग में आ रहा है कि जी हम जो है इसके ऊपर हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है कंट्रोल करेंगे। उधर फ्रांस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं एक बारी सिचुएशन थोड़ी ठंडी पड़ जाए तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम एस्कॉर्ट करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है ये सारी की सारी जो है अमेरिका की एक तरह की चाल है, किसी तरह एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करो, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करे, वेनेजुएला का जो तेल है उसको जो है बिकवाओ और बाकी जो अपने वो है उनको बिकाओ। तो ये मेरे को लगता है कि दिस हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड। अदरवाइज जो आज ये कह रहे हैं, अब इन्होंने जो है एक तरफ मेडिटेरेनियन में इनका जो है गैरल एयरक्राफ्ट कैरियर बैठा हुआ, एक तरफ जो है इनका अब्राहम लिंकन बैठा, उसके बाद भी एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ जो है इट इज प्री प्लान, और ये अपने हिसाब से जो है जो क्राइसिस जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आशीष जी ठीक है, झा सर को शायद आवाज नहीं जा रही, मेरा सवाल मैं उनसे ले पाता। आशीष सर, इज इट पॉसिबल टू कंट्रोल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो संजीत सर कह रहे हैं? Absolutely possible with some cost. देखें, वेनेजुएला या अमेरिकन ऑयल जो होता है आशीष, जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं वो उनसे बात हुई थी, वो अलग है, हेवी ऑयल है, इसलिए ऑयल इज नॉट अ कॉमन थिंग ऑल अक्रॉस। क्वालिटी ऑफ ऑयल, द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू रिफाइन द ऑयल, ये काफी कॉस्टली होते हैं और इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके इंडस्ट्रियल आउटपुट पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, मिलिट्री यूजेस पे। तो इस वजह से सारा फोकस इस ऑयल पे है। लेकिन ये भी समझे, आपके दर्शकों के लिए मैंने पहले बोला कि 3 अलग अलग वर्टिकल्स में देखना पड़ेगा। क्या ऑयल की कमी है आशीष? नहीं, बहुत ऑयल है, 50-60 साल जब तक रिन्यूएबल तो नहीं है। दूसरा, तो ओपेक और ओपेक प्लस ने ऑयल के प्रोडक्शन पे कैपिंग कर रखी है। तो क्या ये अनएथिकल नहीं है कि अगर एनर्जी क्राइसिस है कैपिंग हटाइए? रशिया कैपिंग हटा रहा है, आपने क्यों कैपिंग कर रखी? आप क्यों उसको कम कर रहे हैं जब ऑयल है? दूसरा वर्टिकल है
ऑयल की रिफाइनिंग, जिसको ये फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। अमेरिका ने अभी रिलायंस के साथ कोई डील साइन करी है, हमारे यहाँ रिफाइनरीज हैं। और तीसरा है इनका कैरेज, कि जहां से ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वहां से देश के विदेश के विभिन्न हिस्सों में दुनिया के तेल को भेजना, जिसपे अभी हॉर्मुज एक चोक पॉइंट बना हुआ है। और उसी की पूरी लड़ाई है सर। अवेलेबल। वापस आता हूं जी। सर, वक्त बहुत कम है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।